हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे पढ़ेंगे तनु विलयनों के बारे में और तनु विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म के बारे में। तो तनु विलयन का मतलब है कि वे विलयन जिसमें विलायक में जो विलय की अति अल्प मात्रा उपस्थित रहती है तो उसको बोलेंगे तनु विलयन। माने एकदम कम रूप में अगर किसी विलय में विलय की मात्रा विलायक में उपस्थित हो तो वह जो विलयन कहलाएगा तनु विलयन कहलाएगा। और अणु संख्या गुणधर्म, तो अणु संख्या अणु धन संख्या से मिलकर बना है अणु संख्या। तो किसी भी जो विलय की मात्रा पे जो गुण निर्भर करेगा वो कहलाएगा अणु संख्या। माने अणुओं की संख्या पे जो गुण निर्भर रहते हैं वे गुण कहलाते हैं अणु संख्या गुणधर्म। तो परिभाषा के रूप में देखेंगे तो विलयन के वे गुण जो विलय के कण में अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। तो जो भी गुण विलय कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे वो कहलाएंगे अणु संख्या गुणधर्म। अब अणु संख्या गुणधर्म में अणु संख्या जो शब्द है वो इंग्लिश भाषा के कोलिगेटिव शब्द से मिलके बना है। और कोलिगेटिव शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है जो दो शब्दों से मिलके बना है को और लिगेट। तो को का मतलब होता है टुगेदर और लिगेट का मतलब होता है टू बाइंड। तो इस प्रकार जो अणु संख्या शब्द बना है वह कोलिगेटिव शब्द से बना है जो लैटिन भाषा का है। अब जो अणु संख्या गुणधर्म है उसको चार मुख्य अणु संख्या गुणधर्म के बारे में हमें पढ़ना है इस अध्याय में। तो जो पहला है अणु संख्या गुणधर्म वो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा है हिमांक में अवनमन, और चौथा है परासरण दाब। तो यहाँ पे पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन माने इसका मतलब होता है अवनमन माने कमी होना। तो वाष्प दाब में कमी होता है तो कैसे होता है और वह किस प्रकार से अणु संख्या गुणधर्म है इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन माने कि वृद्धि होना। तो क्वथनांक का मान में वृद्धि कैसे होता है और वह किस प्रकार अणु संख्या गुणधर्म है इसके बारे में जानेंगे। तीसरा देखते हैं हिमांक में अवनमन, अवनमन माने फिर से कमी। तो हिमांक के मान में कैसे कमी होता है उसके बारे में जानेंगे तो कहलाएगा हिमांक में अवनमन। और परासरण दाब, एक प्रकार का दाब जो परासरण क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इसमें हम लोग पहले भी पढ़ते हुए आए हैं कि जो शुद्ध विलायक रहता है उसका वाष्प दाब ज़्यादा होता है, और अगर विलायक में कुछ विलय मिला देते हैं तो विलयन बन जाता है। तो विलयन का जो वाष्प दाब रहता है वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। तो हम लोग माना कि एक विलयन लेंगे तो विलयन में क्या रहेगा, विलय भी रहेगा और विलायक भी रहेगा। तो जो विलयन का वाष्प दाब है उसको PS माने कि P ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन PS से प्रदर्शित करते हैं। और जो विलायक रहेगा शुद्ध विलायक उसके वाष्प दाब को PA 0 से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे PS शुद्ध विलायक का न होकर के विलयन का वाष्प दाब है और PA 0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। अब जो राउल्ट का नियम है उसके अनुसार हम लोग देखेंगे तो किसी भी विलयन का वाष्प दाब या विलायक का वाष्प दाब किसके बराबर होता है, शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। या फिर राउल्ट के नियम अनुसार PA बराबर होता है PA0 XA। तो यहाँ पे यह है राउल्ट के नियम का फार्मूला। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज 1 से B है
और विलायक का मोल प्रभाज XA है, इन दोनों को जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो इसका मान होता है 1। तो इस वाले समीकरण में XA का मान हम लोग रखने के लिए इसको पक्षांतर करेंगे, तो ये XA बराबर हो जाएगा 1 माइनस XB। तो 1 माइनस XB ये हुआ। अब उसके बाद यहाँ से XA का मान निकल गया 1 माइनस XB, तो उसको इस वाले समीकरण में पुट करेंगे, तो इस वाले समीकरण से आ जाएगा PS बराबर यहाँ से PA0 इसका ये वही रहेगा और XA के जगह में आ जाएगा 1 माइनस XB। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा PS और ये PA0 इसके नीचे आ जाएगा, इधर जाके इधर गुणा के रूप में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो PS अपान PA0 बराबर इधर क्या बचेगा 1 माइनस XB इधर बचा। अब उसके बाद इसको फिर से पक्षांतर करेंगे तो XB माइनस के रूप में है तो इधर आ जाएगा, तो ये प्लस के रूप में XB हो जाएगा और PS अपान PA0 इधर आएगा, इस साइड आ जाएगा राइट साइड, तो इधर ये 1 के साथ इधर प्लस फॉर्म में है तो ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे पक्षांतर किए तो ये हो जाएगा XB बराबर 1 माइनस PS अपान PA0, ये हो गया। तो अब इसमें PS जो रहता है, अब इसको पूरा को हल करेंगे तो इसमें लसा निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक, तो ये PA0 हो जाएगा और PA0 का ऊपर गुणा होगा 1 के साथ, तो PA0 माइनस और यहाँ PS है तो PS, तो ये हो जाएगा PA0 माइनस PS अपान PA0। तो यहाँ पे अगर ये इसको और इसको लिखें तो ये हो जाएगा, ये वाला पद यहाँ पे लिखा जाएगा और XB यहाँ आ जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा PA0 माइनस PS अपान PA0 इक्वल टू XB। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि PA0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जिसका मान ज़्यादा होता है और PS है विलयन का वाष्प दाब जिसका मान कम होता है। तो वाष्प दाब में अंतर को हम लोग हमेशा डेल से प्रदर्शित करते हैं। डेल माने की होता है अंतर और P माने की है वाष्प दाब, तो डेल P के रूप में इन दोनों को हम लोग डेल P के रूप में लिख सकते हैं। तो डेल P में लिखेंगे तो ये हो जाएगा विलयन के वाष्प दाब में कमी या फिर वाष्प दाब में अवनमन, क्योंकि इसका मान ज़्यादा था इसका मान कम है तो ज़्यादा से कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कमी या अवनमन आएगा। तो इसको वाष्प दाब में परिवर्तन या वाष्प दाब में कमी या वाष्प दाब में अवनमन ये सब बोल सकते हैं। अब इसको हम लोग जब डेल P को PA0 से भाग देंगे तो ये वाला जो समीकरण है यही समीकरण को इस रूप में लिख सकते हैं। ये दोनों का मान हो जाएगा डेल P और PA0, तो ये जो हो जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये था अवनमन, जब उसको PA0 से भाग दे दिए तो ये हो जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का ये है सूत्र। उसके बाद अगर इसको हम लोग अब इसका परिभाषा बनाएं तो ये हो जाएगा, ये पूरा हम लोग का कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और ये है विलेय का मोल प्रभाज। तो इसको परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, किसी भी विलयन में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उसके विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये हो गया, यहाँ पे दिया गया है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के तुल्य होता है। यह तो हो गया इसका। अब देखते हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन तो निकल गया। अब इसके द्वारा यह एक अणु संख्या गुणधर्म है, माने कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि जो मोल प्रभाज है वह मोलों की संख्या से निकलता है और मोलों की संख्या माने कि अणुओं की संख्या। तो यह एक अणु संख्या गुणधर्म है, ये प्रूव हुआ। उसके बाद जो विलेय का प्रेक्षित अणु भार का निर्धारण। अब मोल प्रभाज है विलेय का, तो इसी समीकरण से हम लोग जो विलेय का
अणु भार है उसका निर्धारण करेंगे। तो इसके लिए आगे जो समीकरण है वो है, इसमें यह था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का समीकरण। अब यहाँ से हम लोग एक्स बी का मान रखेंगे। तो एक्स बी बराबर होता है एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, माने कि विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन के मोलों की संख्या। अब यहाँ पे एन बी एन ए का मान यहाँ से रखेंगे। तो एन बी बराबर होता है डब्ल्यू बी बटा एम बी, और एन ए बराबर होता है डब्ल्यू ए बटा एम ए, और ये फिर एन बी का मान है। तो पूरे मान को जब रखते हैं तो ये मिलता है, ये वाला समीकरण। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि जो डब्ल्यू रहता है वो भार को प्रदर्शित करता है, और एम जो रहता है वो अणु भार को प्रदर्शित करता है। तो भार बटा अणु भार बराबर होता है मोलों की संख्या, इसलिए इसको इस रूप में लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि एन बी का मान, माने विलय की जो मोल की संख्या होती है उसका मान बहुत कम होता है विलायक के मोलों की अपेक्षा, इसलिए यहाँ पे एन बी को नगण्य मानेंगे या नेग्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो पूरा पद है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि यही एन बी का मान है। तो यहाँ से एन बी का मान हटा देते हैं तो ये समीकरण ये गायब हो जाएगा। तो यही समीकरण यहाँ के इस रूप में हो जाता है। यह तो बचा रहेगा डब्ल्यू बी अपान एम बी, और ये गायब हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ आके इस रूप में आ जाएगा डब्ल्यू ए बटा एम ए। अब इसमें हमको क्या निकालना है कि विलय का अणु भार। तो विलय का अणु भार का जो यहाँ पे उसको प्रदर्शित करेंगे एम बी से। तो एम बी है, बी माने विलय के लिए और एम माने अणु भार। तो विलय का अणु भार निकालने के लिए इसी समीकरण को पूरा पक्षांतर करेंगे। तो एम भी इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, और एम भी बराबर करके ये और ये समीकरण पक्षांतर होकर के इस रूप में आते हैं। तो ये वाला जो सूत्र निकलता है वो है विलय के अणु भार का निर्धारण किसके द्वारा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के द्वारा। तो ये समीकरण है जिसके द्वारा हम लोग विलय के अणु भार का निर्धारण कर सकते हैं। तो यह हुआ पहला अणु संख्या गुणधर्म, और उसके द्वारा उसके जो अणु भार का निर्धारण। अब जो दूसरा देखते हैं हम लोग वो है क्वथनांक में उन्नयन। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा अणु संख्या गुणधर्म जो आता है क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन के लिए हम लोग देखते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। सबसे पहले तो किसी भी द्रव को हम लोग गर्म करेंगे तो वह वाष्प में परिवर्तित होगा, और वाष्प कब बनेगा, जब वह द्रव उबलेगा। तो उबलेगा तो उसका वाष्प बनेगा। तो वाष्प का दाब रहेगा और उसके द्रव का जो दाब रहेगा, द्रव से वाष्प बनेगा, उसका वाष्प दाब जब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है, तो जिस ताप पे वह दाब बराबर होता है वह ताप उसका क्वथनांक कहलाता है। परिभाषा के रूप में किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। माने द्रव का वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो वह कहलाएगा उसका क्वथनांक। तो हम लोग देखते हैं कि शुद्ध विलायक लेंगे तो उसके क्वथनांक का मान कम रहेगा। शुद्ध विलायक में जल्दी वाष्प बनता है, तो जल्दी वाष्प बनेगा तो उसका क्वथनांक कम रहेगा, माने कि जल्दी गर्म होगा तभी जल्दी वाष्प बनेगा। तो जल्दी गर्म होगा तो उसको कम ताप की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए ताप का मान कम होगा, माने क्वथनांक का मान कम होगा। और जो विलयन बनेगा तो उसको गर्म करने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी, तो अधिक ताप की आवश्यकता होगी तो उसके लिए अधिक क्वथनांक का मान होगा। तो यहाँ पे जो क्वथनांक का मान शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन के लिए बढ़ जाता है, तो बढ़ता है उसी को बोलते हैं उन्नयन। और उन्नयन का मतलब है कि उसका मान क्वथनांक का मान विलयन बनने के बाद बढ़ जाता है, यही है क्वथनांक में उन्नयन।
तो इसको एक ग्राफ द्वारा ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो इस ग्राफ में खींचेंगे हम लोग वाष्प दाब और ताप के बीच में। तो वाष्प दाब धीरे धीरे यहाँ से बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे माना कि वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर। एक वायुमंडलीय दाब के बराबर, जो कि आदर्श स्थिति है। यहाँ पे अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यहाँ पे जो ताप को लेते हैं इस एक्सिस में, तो हम लोग देखेंगे कि जो विलायक का वाष्प दाब का मान ज़्यादा होता है, ये वाला है वाष्प दाब का। तो जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है इसलिए इसको ऊपर लिखे हैं, और विलयन का वाष्प दाब कम होता है इसलिए इसको नीचे लिखे हैं। अब ये तो हो गया वाष्प दाब के लिए, तो विलायक ऊपर है, विलयन नीचे है। अब हम लोग ताप को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो विलयन ये है TB0, ये विलायक का क्वथनांक है। विलायक यहाँ पे इस ताप पे, इसका विलायक का जो वाष्प दाब है यहाँ पे वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है इस बिंदु पे। तो ये कहलाएगा शुद्ध विलायक का क्वथनांक, माने कि TB0। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो TB, यहाँ पे विलयन का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है वायु बिंदु पर। तो वायु बिंदु के जो समकक्ष है यहाँ पे ताप होगा TB, वो कहलाएगा विलयन का ताप। तो विलयन का ताप यहाँ पे ज़्यादा है और विलायक का ताप यहाँ पे कम है। तो दोनों में जो अंतर होगा उसको डेल से प्रदर्शित करेंगे, और T में अंतर हो रहा है इसलिए इसको बोलेंगे डेल T। और यहाँ पे B इसलिए लिखा है क्योंकि क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है B, स्मॉल में ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया डेल TB, जो है क्वथनांक में उन्नयन। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन का जो मान होता है वह उसकी मोललता के बराबर होता है। माने जो क्वथनांक में उन्नयन का मान होगा वह उसकी मोललता के बराबर होगा। तो यहाँ पे डेल TB अनुक्रमानुपाती m होता है। तो डेल TB बराबर जब समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पे KB m हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल TB को देखते हैं क्या है। तो यह है क्वथनांक में उन्नयन, और m है विलयन की मोललता, और KB जो है वह है मोलल उन्नयन स्थिरांक, या फिर इसको बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक स्थिरांक। तो इस वाले समीकरण में अगर m बराबर 1 हो जाता है तो यह समीकरण m के जगह 1 लिखेंगे तो इस रूप में आ जाएगा, माने 1 का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। तो यह समीकरण आ जाएगा डेल TB बराबर KB के रूप में। तो अब इसमें हम KB को यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं कि KB का मान, माने कि मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान क्वथनांक में उन्नयन के मान के बराबर होता है जब उसकी विलयन की मोललता का मान 1 होता है, या फिर 1 मोलल विलयन के लिए जो मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान उसके क्वथनांक में उन्नयन के मान के बराबर होता है। यहाँ से ये परिभाषा निकल गया। अब हम लोग देखते हैं कि KB के लिए एक समीकरण दिया गया है जिससे KB का मान निकाल सकते हैं। तो KB बराबर होता है mR T0 स्क्वायर अपान 1000 गुणित डेल H वेपर। तो यहाँ पे m उसका अणु भार है और T0 शुद्ध, यहाँ पे जो T0 है वह है शुद्ध विलायक का क्वथनांक, m है विलायक का मोलर द्रव्यमान m, और यहाँ पे मोलर द्रव्यमान को ग्राम पर मोल में लेते हैं, और डेल H वेपर जो है उसके विलायक के वाष्पन की मोलर एंथैल्पी है। तो ये हो गया KB के मान निकालने का ये समीकरण। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि KB की जो इकाई क्या होती है, माने कि मोलल उन्नयन स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो इसके लिए KB का जो समीकरण है, यहाँ से डेल TB बराबर KBm, इसको जब पक्षांतर करेंगे
तो ये हो जाएगा के बी बराबर डेल टी बी बटा एम हो जाएगा इधर जाके। तो वही समीकरण यहाँ से आता है कि डेल टी बी अपान एम के बी बराबर, तो टी ताप है तो उसको केल्विन से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका मात्रक ताप का मात्रक केल्विन है तो यहाँ पे के लिखेंगे और एम का एम ही लिखेंगे, मोल होता है। तो यहाँ पे के बटा जो एम का मात्रक होता है वो होता है मोल पर ग्राम, तो के जगह में के ही लिखे और एम के जगह में हम लोग लिखेंगे इस पूरे को, तो ये हो जाएगा मोल पर ग्राम। तो ये वाला जब ऊपर जाएगा तो ये किलोग्राम ऊपर चला जाएगा और ये मोल नीचे रहेगा। तो अब इस पूरे फॉर्म को यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा के का केल्विन और किलोग्राम का किलोग्राम और मोल नीचे है इसलिए मोल का इन्वर्स, तो के किलोग्राम केल्विन किलोग्राम मोल इन्वर्स इसकी इकाई हो जाएगी के बी की। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि इसके द्वारा और समीकरण क्या निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर निकालेंगे यहाँ पे जब हम लोग उसी समीकरण को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे डेल टी अनुक्रमानुपाती जो विलायक के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह वाष्प दाब में होने वाले अवनमन के बराबर होता है। यहाँ पे जब क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब में अवनमन को समानुपाती करते हैं तो यहाँ पे डेल टी बी अनुक्रमानुपाती डेल पी हो जाता है। तो डेल पी अनुक्रमानुपाती एक्स बी होता है। पहले समीकरण से हम लोग देखे थे कि जो डेल पी है वो अनुक्रमानुपाती होता है एक्स बी के। तो इस वाले समीकरण और इस वाले समीकरण को जब लिखेंगे तो यहाँ से डेल पी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये डेल टी बी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा एक्स बी के। यहाँ पे वही हुआ है, इन दोनों से डेल पी को कैंसिल आउट किया और डेल टी बी अनुक्रमानुपाती एक्स बी हो गया। उसके बाद यहाँ से जो डेल टी बी है अगर समानुपाती के स्थिरांक को हटाएंगे तो ये हो जाएगा के एक्स बी। उसके बाद जो एक्स बी है इसको हम लोग एक्स बी का मान यहाँ से निकालेंगे तो एक्स बी बराबर होता है एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, क्योंकि ये विलेय का मोल प्रभाज है। तो ये हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, एन बी को नगण्य मान रहे हैं क्योंकि एन बी का जो मान होता है वह बहुत कम होता है। तो एन बी को यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एन बी अपान एन ए, यहीं से ये आ जाएगा एन बी अपान एन ए। अब जो यहाँ होता है कि एन ए का मान क्या होगा, डब्ल्यू ए बटा एम ए हो जाएगा। तो यहाँ पे एन ए के जगह में इस वाले मान को रखेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए और एम ए नीचे आ रहा है तो उसको ऊपर लिख दिए हैं। तो एक्स बी का मान यहाँ से ये वाला निकल गया। तो इस वाले जो समीकरण में इसमें डेल टी बी बराबर के जहाँ पे समानुपातिक स्थिरांक है एक्स बी का मान यहाँ से रखेंगे तो ये वाला समीकरण यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा डेल टी बी बराबर यहाँ से के तो के रहेगा और एक्स बी की जगह में इस एक्स बी का पूरा मान यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डेल टी बी बराबर के और यहाँ पे एम ए और एन बी बटा डब्ल्यू ए बराबर हो जाएगा एम। तो यहाँ पे एम का जो समीकरण है एन बी बटा डब्ल्यू ए बराबर एम होता है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल एम आ गया। तो इस समीकरण की सहायता से अगर हम लोग यहाँ पे के और एम ए का मान क्या होता है, स्थिरांक होता है, तो के और एम ए को हम लोग स्थिरांक माने तो इन दोनों के लिए एक शब्द में लिख सकते हैं के बी। तो के इंटू एम ए बराबर होता है के बी।
तो इस समीकरण में के भी रख देंगे तो यही समीकरण इस रूप में आ जाएगा। तो ये होगा डेल टी वी बराबर के बी एम। तो ये समीकरण जो हो गया उसके लिए ये समीकरण परीक्षा में पूछता है कि सिद्ध करो कि डेल टी वी बराबर के बी एम, या इस रूप में पूछेगा कि डेल टी वी बराबर के बी एम की व्युत्पत्ति कीजिए।